नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को दृष्टि में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह एक ऐसी कहानी है जो व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने समाज पर करारा व्यंग किया है। इसके माध्यम से समाज में हो रहे राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब जो एग्ज़ाम पूछने का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से डीपली पूछी जाती है, इसलिए अब शॉर्ट वीडियो से अधिक समय ना देने के बजाय हम लोग लॉन्ग वीडियो पर ज़्यादा समय देते हैं, ताकि हम लोग गहराई से गहराई चीज़ों को स्पष्ट रूप से हमारे जहन में या फिर दिमाग में आ सके, समझ सकते। और अगर आप यूजीसी नेट 2024 दिसंबर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें बेहतर कंटेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय मातादीन चांद पर। कहता है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग रचना है। क्या है? व्यंग रचना है। इसमें हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कहाँ से होता है? वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि चांद पर जीवन नहीं है? कहते हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ नहीं बोलते। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक झूठ नहीं बोलते। वैज्ञानिक झूठ नहीं बोलते, नहीं, झूठ बोलते हैं। वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं अभी तक चांद पर गए हुए हैं, वे सभी के सभी क्या हैं? झूठ बोलते हैं। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है, मतलब हार मानी है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का, जिस आदमी का फिंगरप्रिंट मिलता है वो उसको सजा नहीं दी जाती है, बल्कि उस व्यक्ति को दी जाती है जो दोषी नहीं रहता है। आगे कहते हैं मातादीन कहते हैं, ये क्या है? पात्र है मातादीन। ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वह जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। पात्र क्या कहता है? वहाँ पर है, लेकिन वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि वहाँ पर जीवन नहीं है, जो कि गलत कहते हैं। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। मतलब उस चीज़ को भलीभांति जानते हैं, तभी जाके वो इस बात को कहते हैं। पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से? किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मातादीन चांद पर, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था। क्या लिखा था? कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी
पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है, वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। क्या कहते हैं कि सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। जो चोरी होती है उस व्यक्ति को सजा दिलाने में वो असफल होती है। आगे कहते हैं, सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। कौन कहता है? गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देंगे। तो किसको भेजा जाता है चांद पर? सीनियर इंस्पेक्टर को भेज दिया जाता है। कहते हैं, तय किया गया है कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। तो यहाँ पर किसकी हैसियत से जा रहा है? उज्जवल परंपरा की दूत की हैसियत से चंद्रयान में भेजा जा रहा है। कहते हैं, मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवर्षी नगर की कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अबुल गफूर को पुकारा। किसको? मुंशी अबुल गफूर को पुकारा। कहते हैं, मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला, जी सर। पैक्टक्सा FIR रख दी गई है। जी पैक्टक्सा। और रोज नामजे का नमूना। जी पैक्टक्सा, मतलब जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के सभी वो तैयार करके रखे हुए हैं। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? पत्र है, मतलब पात्र है। बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जजकी की बखत अपने खटला मतलब पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्टसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा। खिदमत के लिए मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? क्या कहता है? पूछता है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बोलता है, जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए। क्या कहता है कि सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। क्या कहता है कि हरामजादे का बीच में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। क्या कहते हैं कि आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, जानता हूँ वे तुम्हारे पुलिस कमज़ोर हैं, अभी मैं इसे ठीक करता हूँ। मतलब आपके पुलिस कमज़ोर है, तभी ना आप इस चीज़ को सही चीज़ की नहीं ले पा रहे जानकारी को। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। और एक पात्र क्या नाम आता है यहाँ पर? राम सजीवन। ये दोस्तों हम लोग इस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे ताकि अगर पूछेगा तो हम इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं बाद में। कौन है? राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पैक्टसा, SP साहब के घर में सह कह रहे हैं कि चांद में ऐसी एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। चांद से कोई क्या लेते आने के लिए बोल रहा है? एड़ी चमकाने वाला पत्थर। कहते हैं,
मातादीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से ज़रूर लेते आऊँगा। तो वहाँ से क्या लाने के लिए बोला है? एड़ी चमकाने वाला पत्थर। आगे कहते हैं कि वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील दूर कुछ भी नहीं है तो हॉर्न क्यों बजाऊं? इस चीज़ को वो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कहता है कि चालक ने जवाब दिया, आसपास में लाखों मील दूर भी कुछ भी नहीं है तो हॉर्न क्यों बजाएं? मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाज मातादीन एड़ी मिलाना और हाथ मिलाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। किसकी हैसियत से? सलाहकार की हैसियत से वो आता है। कहते हैं कि मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। लोग क्या कहते हैं कि हनुमान कौन जो है हम नहीं जानते। कहते हैं मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362 हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहां सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं है, मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्ति बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। मतलब अब चांद में भी हनुमान की मंदिर को स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मूर्ति का प्रतिमान स्थापित किया जाता है, तो हनुमान जी का। मातादीन जी उस कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अल्लाह हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। कहने का मतलब है, पूछता है कि कितना आप तनख्वाह देते हैं। कहते हैं तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया कि अभी तक ऐसा क्या हुआ जो एक भी चोर पकड़ा नहीं गया है। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए सिपाही को 500 सिपाही को कितना देता है? 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश में रहते हैं। और तनख्वाह और फौरन घटाइए। कहने का मतलब है अधिक उनको तनख्वाह मिल रहा था तो इसलिए कम कीजिए, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करे और चोर को पकड़ने में जद्दोजहद लगे रहे। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा, वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे? इसलिए कम कीजिए वेतन को। मातादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही
आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या कारण बताया कि उसके परिवर्तन होने का? तो तनख्वाह में कमी लाना। पुलिस मंत्री ने कहा तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखें, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर में हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ देता हूँ या करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? मातादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। क्या है? बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपया में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उन्होंने ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। करने का मतलब है पुलिस चोर को पकड़ेगी, चोर से क्या करेगा? वो अपना घूस लेगी, पैरवी करेगा, तो उसे क्या होगा? उसको पकड़ेगा तब ना। तो इस वजह से उसको तनख्वाह को कम कर देता है। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मातादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम अभी कोरी तनख्वाह से गुजर रहा करते। सरकार भी खुश थी, मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए, मतलब सबूत। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी तो इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा किया जाएगा। मतलब सबसे पहले कातिल का पता लगाया जाए। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो। देखिए, मतलब वो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलता है कि उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, मतलब सबूत। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए। क्या कहते हैं? मारने वाले तो भाग गए। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। क्या कहता? मरते हुए आदमी का मदद किया था। मातादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलावा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए? देखिए, इसीलिए होता है कि आजकल बहुत कम विश्वास रह गया है। कहीं भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो आदमी चारों तरफ से फोटो खींचती है, वीडियो बनाया जाता है, लेकिन उसका जो
निदान या फिर हॉस्पिटल जो पहुंचाने का जो कार्य रहता है उसको नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसको डर रहता है कि हम इस झंझट में क्यों पड़े या फिर मेरे ऊपर ही केस क्यों ना पड़ जाए, इसलिए इस चीज़ को ना करते हैं, जो कि एक प्रकार से गलत है। हम अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं या फिर मरते के लिए छोड़ देते हैं। आगे कहता है, उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था, सब आदमी देख रहे थे कि क्या इसका तर्क निकलेगा। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों, है ना। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब में देते तो सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए, मतलब जबरदस्ती। अब मातादीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, ठीक है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है, ठीक है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है, किस पर साबित होना चाहिए। कहने का मतलब है किसने किया है, इसको छोड़ के मतलब किसके ऊपर डाला जाए उचित रहेगा, इस चीज पर पुलिस ज्यादा फोकस कर रही है। कत्ल हुआ तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इस बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, क्या है मतलब अच्छा आदमी है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोध की राजनीति वाला है। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती, क्या कहते हैं, यह बात हमारे गले में नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाए जाए। मातादीन ने समझाया, देखो मैं समझ जा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी तो ईश्वर की ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR। कहने का मतलब है जिसके शरीर से खून का छींटा मिला है वही खून है। क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति को पकड़िए जिसने खून किया है, या फिर इस व्यक्ति को पकड़िए जिसके ऊपर खून का दाग लगा हुआ है, दोनों तो ईश्वर के ही हैं। इसको सजा हो या उसको सजा हो, बात तो बराबर है। इस प्रकार तर्क से समझाते हैं मातादीन ने FIR भरवा दी। वक्त जरूरत के लिए वह खाली जगह छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारी बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें। हम तो बहुत शर्मिंदा है, मतलब मातादीन छोड़ के जितने भी और अफसर हैं सभी के सभी किसी न किसी रूप से अच्छा नहीं लगता है या फिर अपने काम से नाखुश हैं। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए हैं उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। मातादीन बोले, SP भी कह देंगे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास जाएंगे, फिर शिकायत करेंगे। IG से भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास
पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कह देंगे मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। मतलब वहीं अपने बात को सब समेट रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दीन ने कहा तब क्या, तब से किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है, कोई नहीं। कोतवाल चुप रह गया। इस प्रकार महान प्रतिभा से चमत्कृत था कौन, माता दीन। माता दीन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तो तुम इसे सीख लो। मतलब यही सबसे पहले से चलता आ रहा है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा अब 4 से 6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा। माता दीन ने सिर ठोंक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। क्या नहीं आती है, ABCD भी नहीं आती है। झल्लाकर जस्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, जस्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। जबरदस्ती, मतलब जितने भी गवाह हैं उन लोग को भी जबरदस्ती कहवा रहा है कि हमने चोरी नहीं की है, ना हमने नहीं देखा, लेकिन कहता है कि आप लोगों ने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा क्यों हो, क्यों कहेगा। माता दीन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया है। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300 से 400 वारदातों को चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, मतलब पहले से ही वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8 से 10 उठागिरों को बुलाओ, चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो छोटी बहुत केस में पहले जा चुके हैं, या फिर दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं, या फिर जुआ खेलते हैं। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ रहा है। उनसे कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। क्या कहते हैं, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं थे, या मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। कहने का मतलब है अगर हम वहाँ रहेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे, लेकिन ज़बरदस्ती उसको कबूल करवाया जा रहा है। उन लोगों को लगा यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दी ने घुर्राकर कहा कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल में जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। क्या कहता है, डर के मारे हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। बोले देखा साहब, वह आदमी उस घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी ही वारदातें देखोगे। कहते कि वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। डर के मारे कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो, काम करने दो।
कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इस श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। मतलब ऐसे नियम जो सबको सजा दिलवाने में काम आता है। मातादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदला, बीच में पन्नी डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया गया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। कितने साल की? 20 साल की सजा हो गई। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोग में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताएं, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती लेते आते, है ना। भारत के पुलिस मंत्री ने टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने के लिए निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों पर टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। क्यों नहीं बुझाता? क्योंकि पता है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो हम ही को सजा हो जाएगी। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने मातादीन को बुलाया। मातादीन ने देखा, एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रातों से सोए नहीं है। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, मातादीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल से देश वापस लौट जाइए। मातादीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन मातादीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर से लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गया। उन्हें जाते देख पुलिस वाले ने रो पड़े। क्या कहते हैं? रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि मातादीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था उस खत में? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसने लिखा था, इंस्पेक्टर, मातादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से अपने विश्वासघात किया है, मतलब गलत तरीके से उसको सिखाया गया है। आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसे नतीजा ये हुए हैं। कोई आदमी किसी की मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप को सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उसे ऊपर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से उस पर कोई बच्चों की डुबाने के आरोप में उसे ना लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आजकल यही हो रहा है। मातादीन ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। और यहाँ पर ये कहानी होती है समाप्त, जो कि हरिशंकर प्रसाद द्वारा करारा व्यंग्य है समाज के ऊपर।
तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज़ को भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही हम बेहतर वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।